I think you are confused between the old NCERT versus new NCERT. Which one is more important for you, old or new? Lots of aspirants are asking questions with me regarding this कि कौन सी NCERT पढ़े, ओल्ड NCERT पढ़े या फिर न्यू NCERT पढ़े। देखिए ये क्वेश्चंस आना काफ़ी ज़्यादा लाजमी भी हैं क्योंकि कई बार कुछ टीचर्स आपको ओल्ड NCERT रेकमेंड करते हैं, कुछ टीचर्स आपको न्यू NCERT रेकमेंड करते हैं। एस्पिरेंट के बीच में ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। इसके साथ में कौन कौन सी NCERT को पढ़ना है, न्यू NCERT में किन NCERT को पढ़ना है, ओल्ड में किन NCERT को पढ़ना है, क्या ओल्ड NCERT पढ़ना जरूरी है, इन सभी सवालों को इस वीडियो के अंदर हम टैकल करेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस बात को हमें समझना जरूरी है कि NCERT की इंपॉर्टेंस क्या है। NCERT की इंपॉर्टेंस होती है फाउंडेशन को बनाने में। फाउंडेशन कैसे बनता है उस बात को हम समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं। उनके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शुरुआती स्तर पे, तो वहाँ पे हेल्प करती है NCERT। NCERT आपको बेसिक से समझाती है कि इन सब्जेक्ट को कैसे समझना है। इसके साथ में बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो NCERT सबसे पहले हेल्प करती है हमें फाउंडेशन को बनाने में। अब हम समझते हैं कि NCERT को किस हिसाब से हमें समझना है, ओल्ड NCERT या फिर न्यू NCERT, इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि NCERT से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि ओल्ड को पढ़ना है या फिर न्यू को पढ़ना है। और इसके लिए हमारे पास में सबसे हेल्पफुल रिसोर्सेज होता है वो होती है PYQ बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे पहले खरीदनी है, जो कि आपको बताएगी कि आपको किन किन चीज़ों को कैसे पढ़ना है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि प्रीलिम्स में खासकर हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT से देखने को मिलते हैं। मेंस में ऐसा कोई खास क्वेश्चंस नहीं है जो डायरेक्ट आपको NCERT से देखने को मिलेगा। मेंस में आपको NCERT सिर्फ एक फाउंडेशन के तौर पे हेल्प करती हैं। मेंस के क्वेश्चंस को आपको टैकल करने के लिए स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना पड़ेगा या फिर कोचिंग के नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस NCERT से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के PYQ की बुक को देखेंगे तो आपको जब PYQ की जो बुक आप देखते हैं तो उसमें आंसर में आपको ये मेंशन होता है कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछा गया है। अगर आप उस चैप्टर में जाके देखेंगे तो आपको कई बार लाइन टू लाइन क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक बात समझ में आ गई कि हमें जो NCERT पढ़नी है वो मेनली प्रीलिम्स को टैकल करने के लिए और मेंस के फाउंडेशन को बताने के लिए पढ़नी है। अब हम समझेंगे कि NCERT के लिए ओल्ड को पढ़ना है या फिर न्यू को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपको किसी मेंटर की रिक्वायरमेंट है, आप किसी मेंटर के साथ में जुड़कर UPSC की तैयारी को और ज़्यादा शानदार बना सकते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS, जिनके साथ में जुड़कर आप UPSC की तैयारी को अफोर्डेबल प्राइस में शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं। और अभी इनका UPSC के लिए वे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए इनके पास में एक प्रारंभ बैच है जो कि 3 ईयर का कंप्लीट आपको पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको कॉलेज के साथ में UPSC की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ में UPSC 2024 के लिए इनके पास में परार बैच है और 2025 के लिए संकल्प बैच है। परार बैच जिसकी कीमत है 7,999 रुपये, 8,000 रुपये में आप इनकी कंप्लीट परार बैच को खरीद के UPSC 2024 की तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये फीस जो आपको भी कम दिख रही है ये इनके टीचर्स डे की सेल के ऊपर दिख रही है। वैसे इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी टीचर्स डे की इस ऑफर के बाद में। सो अभी आपके पास में एक अच्छा सा ऑप्शन है, आप कम फीस में UPSC की तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको इनके ऑप्शनल के बैचेस भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको 7,999 में जितने भी पॉपुलर ऑप्शनल है सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप इनका कॉम्बो भी खरीद सकते हैं 14,499 रुपये में, जहाँ पर आप GS प्लस ऑप्शनल को खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको इनका CSET मास्टर कोर्स भी देखने को मिल जाएगा उन बच्चों के लिए जो CSET में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखते हैं, तो इनका CSET मास्टर भी खरीद सकते हैं। इनका सेलेक्ट 360 करके भी एक कोर्स होता है जो कि कंप्लीट तैयारी को ओरिजिनल रूप से करवाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। देखिए इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, इस फीस को और ज़्यादा आप कम कर सकते हैं। टीचर्स डे की सेल के ऊपर आपको ऑफर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा भी इसको और कम कर सकते हैं अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट10 यूज़ करते हैं। तो एस्पिरेंट10 कोड यूज़ करने पर आपको डायरेक्ट 500 रुपये का डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट कीजिए। कंप्लीट तैयारी को शानदार बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर कीजिएगा। सो नाउ हम फिर से वीडियो के मुद्दे के ऊपर वापस आ जाते हैं। वी वर डिस्कसिंग ओल्ड NCERT वर्सेज न्यू NCERT, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए हमने सबसे पहले समझा कि UPSC के लिए NCERT कहाँ पे हेल्प करती है, फाउंडेशन को प्रीलिम्स में और मेंस के फाउंडेशन को बनाने में हेल्प करती है। अब हम समझते हैं कि NCERT में कौन कौन सी NCERT होती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें पढ़नी रहेगी। तो हमारे पास में 4 NCERT होती है, 4 सब्जेक्ट के लिए हमें NCERT को पढ़ना रहता है। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए। काफ़ी एस्पिरेंट के सवाल होंगे कि सोशियोलॉजी के लिए क्या NCERT पढ़ना है। देखिए अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है तो सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट के लिए NCERT पे ज़्यादा टाइम दीजिए मत।
इसके लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को पढ़ेंगे तो आपका एनसीईआरटी उसमें कवर होती है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के सवाल होंगे कि क्या साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए, अगर आपको साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तभी ज़्यादा जाके पढ़िएगा, अदरवाइज आजकल कोचिंग के नोट्स आपके लिए वो सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर लेते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन होते हैं। तो साइंस जैसा सब्जेक्ट के लिए 4 एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप लीव कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको सोशियोलॉजी का बताया उसको लीव कर सकते हैं। मेनली हमारे पास में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। देखिए, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी होती हैं, उसको मैं हिस्ट्री में ही काउंट कर रहा हूँ, तो इसके कारण उसको आप अलग से मत गिनिएगा। अब बात रहती है कि कन्फ्यूजन है क्यों हमारे बीच में कि ओल्ड और न्यू का। ये मेनली कन्फ्यूजन हमारे पास में 2 सब्जेक्ट को लेकर है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर। आपने कितने ही टॉपर को सुना होगा, लेकिन आपको किसी भी टॉपर ने ओल्ड एनसीईआरटी के लिए, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए आपको किसी ने ओल्ड एनसीईआरटी को रिकमेंड नहीं किया है। ओल्ड एनसीईआरटी को यूजुअली रिकमेंड किया जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। तो हमें एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि हमें पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि हमें इन 2 सब्जेक्ट में भी किस हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है और किस हिसाब से हमें न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को समझना होगा, प्रीलिम्स 2023 के प्रीलिम्स को हमें समझना होगा, क्योंकि वो हमें इस बात को समझाता है कि इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए, उसके पहले 2022 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें एनसीईआरटी का जो रोल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एनसीईआरटी एक फाउंडेशन की तरह यूज कर रही है और एनसीईआरटी से मिलाकर और स्टैंडर्ड बुक से मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो ये जो हमारा कंफ्यूजन है ना मेनली कि ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है या फिर न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना है, हम जो मेनली इसी के बीच में उलझ के रह जाते हैं, ये हमें प्रीलिम्स के पेपर से काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है। हम यूजली किन टॉपर को सुन रहे हैं, टीना डाबी मैम को सुन रहे हैं, वो टॉपर जो पॉपुलर हो चुके हैं। और पॉपुलर कौन से टॉपर हुए, 2017, 18, 19 को टॉपर को हम सुन रहे हैं। आपको एक बात अभी समझनी होगी कि जो यूपीएससी का पूरा पैटर्न है 2019 कोविड के बाद में यूपीएससी का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल टफ हुआ है। प्रीलिम्स में देखेंगे तो आप क्वेश्चंस का लेवल जो पहले डायरेक्ट पूछे जा रहे थे वो आजकल घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें इस बात को शुरुआत से दिमाग में रखना होगा, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। अब हम समझते हैं कि दोनों में से किसको पढ़ना है और न्यू के लिए किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है उसको समझते हैं। न्यू एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए, इन दोनों के लिए तो हमें न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना ही है। फिर बात रहती है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन इसके कारण पूछा जाता है क्योंकि पहले कुछ एक टॉपर्स ने आपको ज्योग्राफी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को रिकमेंड किया था। लेकिन अगर आप इस बार प्रीलिम्स के पेपर को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए जो ज्योग्राफी से हो रहे थे वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको न्यू एनसीईआरटी से टैकल हो रहे थे। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी के लिए ज़्यादा खपने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट के लिए। फिर हमारे पास में एक चीज़ बचती है, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हमें ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। अब सवाल रहता है क्या सिर्फ हमें ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है हिस्ट्री के लिए? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री के लिए आपको जो पढ़ना है वो न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना है क्लास 6 से लेकर 12 तक। मैंने आपको जो हिस्ट्री का एक वीडियो बना के भी दिया था, किन किन बुकों को पढ़ना है। क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो 3 बुकें हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद में 12th की जो 3 बुकें हैं उनको पढ़ना है, जो कि न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना है। फिर बात रहती है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी किन किन को पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए, और वो भी 3 बुकों को ही पढ़ना है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी की होगी। जिन बुकों के नाम है विपिन चंद्रा सर के द्वारा लिखी गई क्लास 12 की मॉडर्न इंडिया, सतीश चंद्रा सर के द्वारा लिखी गई 12th की मॉडर्न मिडिवल इंडिया, और राम शर्मा सर की बुक जो है जिसको एंशिएंट इंडिया के नाम से जानते हैं। तो हमें ओल्ड एनसीईआरटी के तौर पे सिर्फ 3 बुकों को पढ़ना है, वो है विपिन चंद्रा सर की, सतीश चंद्रा सर की और राम शर्मा सर की, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इन 3 बुकों को सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी के लिए पढ़ना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। बात रहती है कि हमें हिस्ट्री के लिए डायरेक्ट इन 3 बुकों को क्यों पढ़ना है। हिस्ट्री में जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीलिम्स में तो आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी से। तो हम हिस्ट्री को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, और ऐसे हम हिस्ट्री के लिए अगर हम थोड़े से रिसोर्सेज एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो ये हमें मेंस में भी हेल्प करते हैं। खासकर हमें हेल्प कहाँ पे होती है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए, तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए आजकल काफ़ी टॉपर को आप देखेंगे तो वो आपको बुकें रिकमेंड करते ही नहीं है। एंशिएंट और मिडिवल के लिए अगर आप कोचिंग के टीचर को भी सुनेंगे तो वो भी आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो और न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका एंशिएंट मिडिवल कवर हो जाएगा। तो अगर आप सतीश चंद्रा सर की बुक और राम शर्मा सर की बुक पढ़ते हैं ओल्ड एनसीईआरटी के तौर पे, तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। मिडिवल और एंशिएंट इंडिया के लिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लिए आपको इन 2 बुकों को इन दो बुकों को पढ़ने के बाद में किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। और बात रहती है मॉडर्न इंडिया के लिए, तो मॉडर्न इंडिया के लिए आपको 12th की बुक को पढ़ेंगे, आप इस ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा को पढ़ेंगे और इसके साथ में स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। विपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने के पीछे एक लॉजिक ये भी रहता है कि जो स्पेक्ट्रम जो बुक है वो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को तो अच्छी तरीके से टैकल करती है, मेंस को भी टैकल करती है, पर एक वो समझ बनाने में कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम पीछे रह जाती है। तो जैसे ही आप विपिन चंद्रा को पढ़ेंगे तो आपके लिए वो सारी प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगी।
अब ये क्वेश्चन यहाँ पे भी रहता है कि क्या हमें तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है। तमिलनाडु के हिस्ट्री की बुक काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती हैं, क्या इसको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आप जरा से कन्फ्यूज होंगे, लेकिन आप एक बार समझिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, अगर आप मिडेवल और मॉडर्न के लिए क्षतिज चंद्रा और राम शर्मा सर की बुक को अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक को पढ़िएगा, जो कि आपको मिडेवल और एंशिएंट के लिए अलग से देखने को मिल जाती हैं, जो कि क्लास 12 की बुक है तमिलनाडु बोर्ड की। आप कन्फ्यूज मत होइए, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही ऑप्शन है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक हिंदी में आती नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश में या फिर तमिल में देखने को मिलेगी। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सिर्फ रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए तो आपके पास में 3 ही ऑप्शन है, ओल्ड एनसीईआरटी में 3 बुकों को पढ़नी है। जो इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगा, आप बिपिन चंद्रा सर को पढ़ सकते हैं, और जो एंशिएंट और मिडेवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक को पढ़ सकते हैं। अब सवाल रहेगा कि हमें 2 बुकों की जगह तमिलनाडु बोर्ड की बुक को क्यों पढ़ना है। तमिलनाडु बोर्ड की बुक इसके लिए पढ़ना है क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करके बनाई गई है। आर्ट एंड कल्चर को उन्होंने काफ़ी तरीके से लिखा है उसने, और जो एंशिएंट और मिडेवल के जो क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो मेनली आर्ट एंड कल्चर से ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेगा उसको कोई खास नुकसान होगा, लेकिन हाँ, जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक को पढ़ेगा उसको आर्ट एंड कल्चर में थोड़ी सी हेल्प देखने को एक्स्ट्रा मिलती है। तो आप इन 2 बुकों की जगह पे उन 2 बुकों को पढ़ सकते हैं, या आपके पास में एक ऑप्शन है, या तो आप इसको पढ़िए या फिर उसको पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक को भी पढ़ेंगे, ओल्ड को भी पढ़ेंगे, न्यू को भी पढ़ेंगे। आपको सिर्फ हिस्ट्री को ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ में बहुत सारी बुकों को पढ़ना है। तो हमें कहीं ना कहीं इन बुकों को सेग्रीगेट करके चलना होगा, तभी हम अपने सिलेबस को टाइम पे खत्म कर पाएंगे। इसके साथ में आपको इस बात को भी समझना होगा कि देखिए, अगर हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इसके साथ में हम स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम इतने सारे रिसोर्सेज पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रायोरिटी देंगे। एनसीईआरटी और मिडेवल से मैक्सिमम क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी प्रीलिम्स में। मेंस में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 3-4 सालों से। तो सीधी सी बात है कि हम ज़्यादा टाइम इन 2 बुकों के लिए देंगे नहीं। अगर हम सीधी सी बात है न्यू एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं और अलग नज़र से हम ओल्ड या फिर तमिलनाडु दोनों में से एक बुक को निकाल लेते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। और जो मॉडर्न बुक है उसके लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम को, तो हमारा काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ से कवर हो गया है। मुझे लगता है कि जो भी आपको मेन डाउट था वो क्लियर हो चुका है। मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे फिर से बताता हूँ। आपको जो मेनली पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी के तौर पे, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हिस्ट्री के लिए आप सारे न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बस 3 सब्जेक्ट के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और अगर आपके पास में तमिलनाडु बोर्ड के ऑप्शन है तो आप 3 में से भी सिर्फ एक पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा, और 2 बुकें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तमिलनाडु बोर्ड की, वो भी एंशिएंट और मिडेवल के लिए। इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन सब के अलावा मैंने अभी टेलीग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सारे रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड कर लिए हैं। लाइक यूपीएससी के नोट्स है, यूपीएससी की सिलेबस की पीडीएफ है, यूपीएससी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। फ्री में आप यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी भी मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड की है। तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके साथ में अभी हमने एक व्हाट्सअप की सुविधा भी शुरू की है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई पर्सनल डाउट है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी बात कर सकते हैं। आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे, आप हमसे डायरेक्ट आके व्हाट्सअप पे चैट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जरा से भी हेल्प हुई है तो आप एक बार कमेंट और लाइक करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।